गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है दीपक दीक्षित यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग रिवीजन वीडियो लेक्चर लेकर चल रहे हैं, अभी हम ऑडिट का लेक्चर लेकर चल रहे हैं और कंपनी ऑडिट 1 चल रहा है, जिसमें अब लास्ट लेक्चर ऑलमोस्ट चलेगा आज। उसके बाद अदर सब्जेक्ट के लेक्चर चलेंगे। देन बीच में आपका स्टार्ट हुआ कुछ दिनों के अंदर ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, जिसको सभी को देखना चाहिए, जिसमें आपको बीकॉम थर्ड ईयर वालों को भी हेल्पफुल है, नेट वालों के लिए भी हेल्पफुल है, पीजीटी टीजीटी भी जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। अभी इसके बाद हम मार्केटिंग के भी क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, जीएसटी के कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड बीकॉम सेकेंड ईयर से रिलेटेड बीआरएफ कंपनी लॉ के भी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और सबके मैं क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा और सभी को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि उनको बेनिफिट मिले। हर एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म लेकर तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारे अदर मैं वीडियोस के लिंक दे दूंगा, इकोनॉमिक्स का लिंक दे दूंगा, उसमें हमारे एक चैनल वर्चुअल शिक्षा करके, उसी तरीके संजय सर का भी अपना एक वो है अपना चैनल, आप लोग जानते हो। हम सब एक टीम बना के आपके लिए बेहतर क्लासेस, राकेश वर्मा सर की क्लासेस होंगी, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड सारी बेहतरीन जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड बेसिक से लेकर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे सॉल्व कराए जाएंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा कंपनी ऑडिट में ही। कंपनी ऑडिट फर्स्ट में अभी तक हमने क्या देखा कि क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर देखा हमने। देन हमने उसका रिमूवल देखा, कैजुअल वैकेंसी देखी। नाउ अभी कंपनी ऑडिट के अंदर ये 2 पार्ट और है, छोटे छोटे पार्ट है। मैं क्यों छोटा कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के लेवल के लिए छोटा है। अभी मैं जब सीए फाइनल के बच्चे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा और आगे जाके थोड़ी सी बातों को और हम बड़ा करके पढ़ते हैं हर टॉपिक के अंदर, ऐसा नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा कि ब्रांच ऑडिट। पहली बात तो ब्रांच किसे कहेंगे? ब्रांच वो होता है किसी कोई एक हेड ऑफिस है, उसकी अपनी ब्रांचेस हो, ठीक है, वो भी कंपनी हो, जो ब्रांच हो वो भी कंपनी हो। पहली बात, एक बात समझिएगा, जो ब्रांच हो वो भी कंपनी होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, तभी तो हम कंपनी ऑडिट के पार्ट में ला पाएंगे। जब मैं कंपनी ऑडिट के अंदर ब्रांच पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब जो ब्रांच है वो भी कंपनी, ठीक है। वो कंपनी कोई भी हो सकती है, वो आपकी इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी, दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक बात। तो हम बात करें, आज बात करेंगे बेटा ब्रांच ऑडिट की और एक बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट की, ठीक है। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है और इसको ध्यान से देखिएगा। तो ब्रांच ऑडिट का ब्रांच आप समझ में आ गया होगा आपको कि एक हेड ऑफिस और एक उसकी अपनी ब्रांचेस, लेकिन वो ब्रांच वो क्या होनी चाहिए? कंपनी होनी चाहिए। और वो कंपनी या तो इंडियन कंपनी हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है? फॉरेन कंपनी हो सकती है, ठीक बात। तो इंडियन ब्रांचेस या फॉरेन ब्रांचेस, 2 तरह की बात हम समझेंगे, इंडियन ब्रांचेस या फिर फॉरेन ब्रांचेस। इंडियन ब्रांचेस का मतलब हेड ऑफिस मेरा दिल्ली में है और गोरखपुर या लखनऊ के अंदर उसकी ब्रांच है, ठीक है, तो वो ब्रांच कहलाएगी। अब इस ब्रांच ऑडिट में एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ड्यूटीज और राइट्स ऑफ ड्यूटीज में देखा था हमने किसका? ऑडिटर का, राइट्स एंड ड्यूटीज में। तो उसमें देखा था ब्रांच ऑडिट को भी ब्रांच विजिट भी कर सकता है, ब्रांच की बुक्स को भी देख सकता है। तो अब यहां हम क्या देख रहे हैं? ब्रांच ऑडिट कौन करेगा? ब्रांच ऑडिट होगा क्या? वही सारे प्रोसीजर लगेंगे, इसमें कुछ नया प्रोसीजर नहीं, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सब कुछ वही रहेगा। बस हम देखते हैं कि ब्रांच ऑडिट के अंदर 2 बातें हैं। एक, या तो मेरा जो हेड ऑफिस का ऑडिटर है वही मेरे ब्रांच का भी ऑडिट कर रहा है, तो फिर कोई मतलब बनता नहीं अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या फिर जो भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का। क्यों? क्योंकि वो हेड ऑफिस का ऑडिटर है, वही आपके ब्रांच का भी ऑडिट कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पर किसी आप हेड ऑफिस में कोई और ऑडिटर और ब्रांच में आपने किसी और को ऑडिटर अपॉइंट किया, तो वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, उसका अपॉइंटमेंट का मैनर सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो आइए तो देखते हैं। तो ब्रांच ऑडिट में हमने देखा ब्रांच क्या हो सकती है? या तो इंडियन ब्रांच हो सकती है या फॉरेन ब्रांच हो सकती है। इंडियन ब्रांच में हमारे पास क्या होगा? या तो वो ऑडिटर कौन हो? कंपनी ऑडिटर हो। कंपनी ऑडिटर का मतलब हेड ऑफिस में जो ऑडिटर है वही ऑडिट कर रहा है। तो देन सारी कहानी वहां पे खत्म हो जाती है, क्योंकि उस ऑडिटर के पास क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एक प्रॉपर मैनर में वो अपॉइंटमेंट उसका हुआ होगा। दूसरा, अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। हम कहते हैं नहीं रखते सर, हेड ऑफिस का ऑडिटर हमको नहीं रखना, हम अलग से ब्रांच में ऑडिटर रखते हैं। और ये कहाँ होता है? जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पे ब्रांच ऑडिटर अलग हो जाता है। तो जो ब्रांच ऑडिटर होगा वो हेड ऑफिस से अलग ऑडिटर हो सकता है, लेकिन उस ब्रांच ऑडिटर के पास जैसे कंपनी ऑडिटर के पास के क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स हैं, अपॉइंटमेंट के रूल्स हैं, वही रूल इस ब्रांच ऑडिटर पे भी लागू होंगे। राइट्स, ड्यूटीज सारे के सारे वो भी यहाँ पर लागू होंगे, ठीक है। तो इसमें अलग से पढ़ने वाली, मैंने क्यों कहा ये छोटा सा टॉपिक है? क्योंकि सेम है, बस ये समझना है कि कंपनी ऑडिटर है,
आ रहा है ऑडिट करने, या ब्रांच ने कोई अपना अलग से ऑडिटर अपॉइंट किया, अदरवाइज सारे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम। आगे आइए, अगर फॉरेन ब्रांच है तो फॉरेन ब्रांच है तो कहते हैं या तो कंपनी ऑडिटर। फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या, मेरी हेड ऑफिस मुंबई में है और एक ब्रांच जो है दुबई में है, ठीक, तो उस ब्रांच पे ऑडिट करने के लिए या तो हेड ऑफिस का ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, ठीक बात, तो अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट सारी बातें आपने देख ली। दूसरा, अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, या फिर अगर हम हेड ऑफिस का ऑडिटर नहीं रखते तो हम क्या कर रहे हैं, अदर पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं। तो अगर हम अदर पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं तो वहां पर उसका क्या करेंगे, उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट सब कुछ चेक करेंगे, ठीक, जैसे हमने अभी पीछे कंपनी ऑडिटर में किया था, सेम टू सेम, ठीक बात। अच्छा, अब बात समझो, फॉरेन ऑडिट हम करने जा रहे हैं ना, फॉरेन में ब्रांच हमारी फॉरेन में, तो वहां लॉ अलग हो सकता है। अब ये क्वेरी आपके दिमाग में होगी, सब आपका लॉ अलग हो जाएगा, और जब लॉ अलग हो गया और हमारे इंस्टीट्यूट से कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी, उस कंट्री की कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वहां पे कहते नहीं ऑडिट हमारे हिसाब से होनी चाहिए, हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, तो कहते हैं ऐसे केस में कहते हैं अगर हेड ऑफिस का नहीं है और दूसरा आपका ऑडिटर आपने अलग से अपॉइंट नहीं किया, तो तीसरी बात कहते हैं कि अगर मान लीजिए वहां का पर्टिकुलर लॉ चलता है उस कंट्री का, वहां कहते हैं हमारे हिसाब से ऑडिटर अपॉइंट होना होगा, तो वो उस कंट्री के लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग से जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको हम ब्रांच ऑडिटर कहेंगे। देखो, अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, अदर कंट्री जो भी कंट्री होगी दूसरी कंट्री, उसके लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको हम ब्रांच ऑडिटर कहेंगे, ठीक बात। तो आइए फटाफट, तो ब्रांच ऑडिट में दो तरीके से देखेंगे। इंडियन ब्रांच में क्या होगा, या तो हेड ऑफिस का ऑडिटर हो सकता है, अगर वो नहीं है तो कोई दूसरा ऑडिटर है, तो उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट मैनर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कंपनी ऑडिटर का था। अच्छा, अगर फॉरेन ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच में हेड ऑफिस का जो ऑडिटर है यानी कंपनी ऑडिटर ही ऑडिट कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर दूसरे को रख रहे हैं तो उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम रहेगा जैसा कंपनी ऑडिटर का होता है, ठीक बात। अगर ये दोनों नहीं है, उस कंट्री में अलग लॉ है, उस कंपनी में ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर रखने के लिए अदर लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री, उस कंट्री के हिसाब से जैसे ऑडिटर को अपॉइंट करने का क्वालिफिकेशन का जो रूल है उसके हिसाब से हम ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर, बहुत सिंपल सा है, आप पढ़ चुके हो। कहते हैं सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 में पहली बात कहते हैं प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम। कहते हैं कि ब्रांच ऑडिटर की पहली ड्यूटी क्या है कि जब वो क्या करेगा, जो बुक्स प्रिपेयर हो रखे हैं, बुक्स का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, क्या होता है बुक्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आता है बच्चों, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक बात, और बाकी चीजें जो होती है उसके सपोर्टिंग में हम चेक करते हैं, लेजर जर्नल एंड ऑल, ठीक है। तो इसको जब चेक करेंगे, उसको चेक करके उस पर रिपोर्ट बनाना, और रिपोर्ट किसको दे देना, कंपनी ऑडिटर को सबमिट कर देना, यही उसकी ड्यूटी है। क्या करना है, उसको ऑडिट करना है, एग्जामिन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट की ब्रांच की, और उस पर रिपोर्ट बनाना, और इस रिपोर्ट किसको दे देना है, कंपनी ऑडिटर को दे देना। तो ये बेटा ब्रांच ऑडिट है। बस इस ब्रांच ऑडिट से क्या क्वेश्चन आएगा, यही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कौन हो सकता है ब्रांच ऑडिटर, तो कंपनी ऑडिटर भी हो सकता है या फिर कोई और पर्सन, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन सेम कंपनी ऑडिटर की तरह होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये। आइए नेक्स्ट, अब आते हैं कॉस्ट ऑडिट, ये भी कंपनी ऑडिट का पार्ट है। कॉस्ट ऑडिट से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जहां पर जो बुक्स मेंटेन हो रही है वहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अब बेटा मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, अगर ये सी फाइनल की क्लास होती या आईपीसीसी क्लास होती तो थोड़ा सा और बताता, हल्का फुल्का एक आइडिया बता दूं आप लोगों को, बीकॉम में तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर आईपीसीसी वाले बच्चे होंगे, इंटर वाले बच्चे होंगे, तो अगर उन्होंने रिकंसिलिएशन या फिर अकाउंट्स पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट, जीएलए अकाउंट, अदर अकाउंट्स पढ़े होंगे, तो उस तरह के अकाउंट्स बनते हैं बेटा, कॉस्ट शीट एंड ऑल, अलग वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फिक्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, दुनिया भर के कंट्रोल अकाउंट बनते हैं, जीएलए बनता है, जनरल लेजर अकाउंट बनता है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनता है, ठीक। तो जब कॉस्ट रिकॉर्ड बनता है तो जो उसकी ऑडिट करना भी अनिवार्य हो जाता है उस कंपनी, अभी भी हम कंपनी में ही हैं, ठीक है, उस कंपनी के अंदर अगर कॉस्ट, अब बात होती है कॉस्ट रिकॉर्ड तो पब्लिक कंपनी में भी हो सकता है और प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि लागत को चेक करना है, लागत कहीं मैनिपुलेट करके तो नहीं दिखा रही कंपनी, लागत को तो कहीं मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं अगर कोई चीज जो है 100 रुपए बेच रहा हूँ, उसकी कॉस्ट आ रही है 5 रुपए, लेकिन आप उसको दिखा रहे हो 80 रुपीज 90 रुपीज कॉस्ट आ रही है, यानी कि आप प्रॉफिट को छुपा दे रहे हो, तो कॉस्ट ऑडिट हो रही है। तो कॉस्ट ऑडिट के लिए कहते क्या है, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट
सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट फॉर ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कहते हैं कि में डायरेक्ट वो कह सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कॉस्ट ऑडिट के लिए, किस कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट के लिए, किसकी ऑडिट के लिए, कॉस्ट रिकॉर्ड की। कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब जैसे बता दिए कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं बहुत सारे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट होगा, रिकंसिलिएशन आप लोग में नहीं है, आपने अगर सेकेंड ईयर पढ़ा ठीक, अगर सीए इंटर वाले होंगे तो उन्होंने पूरा पढ़ा होगा। तो कहते हैं कि उस रिकॉर्ड की ऑडिट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है, कब कहेगी, ध्यान से पढ़ना बेटा, ये वाला लिमिट देखो, ऑब्जेक्टिव में लिमिट ही आती है, कब कह सकती है, और ये किस भी देखो, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, खासकर कंपनी ऑडिट, पूरे ऑडिट में कंपनी ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी बीकॉम, नेट, सीए, कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं तो यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक बात। तो ध्यान देना, कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है, मे भी, देखो लॉ में शैल और मे का अंतर है, मे का मतलब कर सकती है, शैल का मतलब बिल्कुल करेगी, शैल अगर लग गया लॉ में तो इसका मतलब उसको करना ही करना है, मे का मतलब कर सकती है, तो मे में कर सकती है, इसका मतलब कोई लिमिट होगी, क्या लिमिट है, ध्यान से देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड, कहते हैं कि कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है इफ ओवरऑल टर्नओवर, ये ध्यान देना बच्चों, ओवरऑल टर्नओवर, ओवरऑल टर्नओवर का मतलब सारा टर्नओवर, आपकी मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ कंपनीज होगी, वो बहुत कुछ बनाती है, जियो का सिम बनाती है, पेट्रोल निकालती है, बहुत कुछ बनाती है, कहते हैं ओवरऑल टर्नओवर, सारे टर्नओवर मिलाकर, ओवरऑल फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उन सबको मिलाकर अगर वो रेगुलेटेड सेक्टर है तो उसका टर्नओवर कितना हो, 50 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट की जाएगी। कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट हो सकती है अगर तुम रेगुलेटेड सेक्टर हो और तुम्हारा टर्नओवर ओवरऑल मतलब सारे प्रोडक्ट मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा है तो तुम्हारी कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट होगी, और तुम नॉन रेगुलेटेड हो तो नॉन रेगुलेटेड के केस में कहते हैं कि तुम्हारा टर्नओवर सभी प्रोडक्ट को मिलाकर अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा हो, यानी कि मैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आता हूं, मेरा टर्नओवर 100 करोड़ है तो मेरा कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट होगी। मैं अगर रेगुलेटेड सेक्टर में आता हूं, मेरे 50 करोड़ टर्नओवर है तो इसका मतलब मेरी ऑडिट की जाएगी, ठीक बात। नॉन रेगुलेटेड को, रेगुलेटेड सेक्टर को गवर्नमेंट ने छूट दी है, 100 करोड़ एक लिमिट, बड़ी लिमिट है, ठीक है, और रेगुलेटेड सेक्टर को 50 करोड़ पे ही लेकर आ रहे हैं, 50 करोड़ पे ही पकड़ ले रहे हैं कि तुम्हारी ऑडिट हम यहीं से करेंगे, ठीक बात। और फिर कहते हैं अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे देखते हैं, मैं नहीं बनाता सर मल्टी प्रोडक्ट, मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनाता हूं, कहते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट की एग्रीगेट टर्नओवर क्या करेंगे, अगर रेगुलेटेड सेक्टर में है 25 करोड़ या उससे ज्यादा और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में है तो 35 करोड़ या उससे ज्यादा, तो हम कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट करेंगे, ठीक है। डन हो गई बात। कहीं कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, मैंने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो के, आप वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अब बात होती है कि सर इसकी ऑडिट कौन करेगा, तो ध्यान देना आप लोग यहीं से, बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑडिट है। मैंने इस ऑडिट की क्लास स्टार्ट की तो मैंने इस बात को बताया नहीं, चूंकि रिवीजन क्लास है ना बच्चों, क्योंकि ऑडिट की क्लास में ऐसे नहीं स्टार्ट करता, ऑडिट की क्लास में 2 से 3 बेसिक लेक्चर लेके चलता हूँ, ऑडिट को पहले बहुत समझाता हूँ। तो ऑडिट के दिमाग में आपके जहन में हमेशा जाता होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, नहीं, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को एक हिंट दिया कि गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो तो उसकी ऑडिट कौन करेगा, वो सीएजी ही करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भाई तुम देखो ना, सीएजी को ही रिपोर्ट बनानी है, उसी को सौंपना है, सीएजी अपॉइंट करेगा जिसको अपने हेल्प के लिए असिस्ट करने के लिए कि भैया हाँ सीए मैंने हेल्प के लिए कर दिया, ठीक उसी तरीके से। अब ये मैं ये नहीं कहता चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द मोस्ट डायनेमिक एंड वर्सेटाइल प्रोफेशन, बट गवर्नमेंट ने सभी प्रोफेशन को क्या दिया है, मौका दिया है। कहते हैं अगर तुम्हारा कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट करना ना तो कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए स्पेसिफिकली एक आपका इंस्टीट्यूशन है जो इसी की पढ़ाई कराता है, कॉस्ट की ही पढ़ाई कराता है, जिसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम लोग पहले CWA कहते थे, कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट, लेकिन आज की डेट में इसको क्या कहते हैं, CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कहते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट कौन करेगा, CMA करेगा, ठीक।
अच्छा, उसी तरीके से पता है आपको कंप्लायंस ऑडिट होती है कंपनी के अंदर, लीगल कंप्लायंस की ऑडिट, तो उसके लिए कौन करेगा? उसके लिए सीएस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। तो बच्चे जो सीएस या सीएम में करते हो तो ये बात समझिए, आपके लिए भी ऑडिट रखा हुआ है, ठीक है। वो अलग बात है कि सीएमए में कहा जाता है कि नहीं मिल रहा है तो फिर जो 139 वाला है जैसे अपॉइंट हुआ है वही ऑडिटर अपॉइंट कर लेता है, ठीक है। तो कहते हैं कि कौन करेगा ऑडिट? तो कहते हैं सीएमए करेगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा, जिसको कॉस्ट अकाउंटेंट कह रहे हैं लेकिन उसका नाम सीएमए है आज के डेट में। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा उसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कौन अपॉइंट करेगा उसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिनों में कर लेगा? 180 डेज में उसको कर लेगा। कब से कर लेगा? हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ब्रांच ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट था और इसको इतना ही है। अब अगला जो टॉपिक आएगा बच्चों, इसके बाद में लेकर आऊंगा थोड़ी बहुत बातें रहेंगी, उसके बाद में अदर्स टॉपिक लेकर आऊंगा और बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए। जो भी डाउट हो मुझसे पूछिए और आपको लगता है कि कुछ मुझे और बताना है और सीए वाले बच्चों को अगर लगता है कि मुझे इंडियस बताना हो तो उसके लिए भी बोलिए, मैं सारे वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।